हिंदी एवं अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कार्यालयीन अनुवाद पर। हम जानते हैं कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में एक स्वतंत्र अध्ययन विद्या के रूप में स्थापित हो गया है। अनुवाद ने एक लंबी यात्रा के बाद अपनी छवि को बदला है, अपनी महत्ता और प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। अनुवादकों ने इस दिशा में, इस क्षेत्र में एक लंबी संघर्ष यात्रा के बाद अपने तप से, अपने श्रम से, अपनी साधना से इस बात को स्थापित किया है कि अद्यतन, अधुनातन, चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए अनुवाद एक सशक्त साधन है, एक उपकरण है। किसी भी विकासशील और विकसित राष्ट्र के लिए न केवल सामाजिक सांस्कृतिक विनिमय की दृष्टि से, न केवल रोजी रोटी, रोजगार और आजीविका की दृष्टि से, अपितु व्यावसायिक उन्नति, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रगति और प्रोन्नति के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण अनुशासन है। कार्यालय और उसकी समस्त गतिविधियां, उनकी कार्यपद्धतियां, इन सब के मूल में भी अब स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करते हैं तो अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज़ादी के बाद भारत ने संविधान के अंतर्गत जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को केंद्र सरकार की संघ की राजभाषा घोषित किया गया और ये अपेक्षा की गई कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में अपनी भाषा में, यानी स्वभाषा में, स्वदेशी भाषा में समस्त कार्यों का निष्पादन होना चाहिए। चाहे वो मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले कार्यालय हों या मंत्रालयों के दायरे से बाहर दूसरे, चाहे वो बीमा कंपनियां हों, बैंक हों, अंडरटेकिंग्स हों, शिक्षा स्थल हों, ज्ञान विज्ञान की प्रगति के लिए निर्मित स्थल हों, मीडिया के बहुत सारे क्षेत्र हों, उन सभी में, मनोरंजन के क्षेत्र हों, चिकित्सा के क्षेत्र हों, इन सभी क्षेत्रों में और सभी के कार्यालयों में यदि हम स्वभाषा के अनुप्रयोग पर बल देते हैं, यदि हम स्वभाषा में समस्त कार्यों के निष्पादन का संकल्प लेते हैं, तो हमें अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्यतः अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है। उसका कारण है कि हमने एक लंबे कार्यकाल तक, लंबे समय तक आक्रांताओं के आक्रमण के बाद, हम पर, हमारे देश पर काबिज होने के बाद गुलामी देखी और परतंत्रता के कारण यथा राजा तथा प्रजा, इसके अनुसार उन्हीं भाषाओं में कार्य किया जो हमारी नहीं थी, इस देश की नहीं थी, लेकिन राजाज्ञा के कारण, क्योंकि पराधीन सपनेऊ सुख नाही, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास ने इस बात को रेखांकित किया रामचरितमानस में
कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो पराधीनता का एक नकारात्मक पक्ष हमारे सामने यह आया कि हमें हमारी भाषा में या हमारी भाषाओं में औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से, प्रशासनिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। तो मध्यकाल का पूरा जो शासकीय प्रशासकीय संरचना और व्यवस्था थी वो पर्शियन में यानी फारसी में उर्दू अरबी की सहायता से लगभग 4 शताब्दी तक उस भाषा में इस देश ने काम किया। और विडंबना यहीं नहीं रुकी, उसके बाद फिर अंग्रेज हम पर काबिज हो गए। उन्होंने अंग्रेजी को हम पर, हमारे देशवासियों पर, नागरिकों पर आरोपित किया। अब फारसी, उर्दू, अरबी इसका प्रयोग, अनुप्रयोग धीरे धीरे घटने लगा और फिर उसके बाद अंग्रेजी को ज्ञान विज्ञान में, शिक्षा दीक्षा में, शासन प्रशासन में अनिवार्य कर दिया गया। और एक ऐसी मानसिकता बनाई गई कि अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी में काम करने से ही व्यक्ति प्रबुद्ध, प्रशिक्षित दिखाई देता है और अंग्रेजी के बिना रोजी रोटी, रोजगार, इसके अवसर उस प्रकार से उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए फारसी से होते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजी में अंतरित हुई और अंग्रेज़ों ने लगभग 150-200 वर्ष तक जो शासन किया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो हमारे सामने अपनी कोई भी भाषा ऐसी उपलब्ध नहीं थी जिसमें शासकीय, प्रशासकीय, कार्यालयी समस्त कार्यों का निष्पादन किया जा सके। हालांकि भाषाएं तो थीं लेकिन उन भाषाओं में कार्य करने की परंपरा विद्यमान नहीं थी। अगर और स्पष्ट रूप से कहें तो पुरानी समस्त फाइलें वो अंग्रेजी में उपलब्ध थीं, जिनको देख देख कर, जिनके चौर्य कर्म से इस देश की शासकीय व्यवस्था चलती रही। पुराने पत्र देखे तो पुरानी फाइल से देखे, पुराने प्रारूप देखे, पुरानी टिप्पणियां देखी, पुराने प्रतिवेदन देखे, यानी पुरानी पारंपरिक फाइलें उठाई और वहाँ से देखा और उसकी नकल मार दी और उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया, नाम, स्थान, तिथि बदल दी और कार्य चलता रहा। परिणामतः जब हमने 1949 में केंद्र सरकार की राजकाज की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, उसका प्रावधान किया, उस पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि राजभाषा हिंदी घोषित तो हो गई, लेकिन हिंदी के पास अपनी शब्दावली नहीं है, अवधारणात्मक शब्द नहीं है, प्रयुक्तियां नहीं है, पत्र प्रारूप नहीं है, टिप्पणी लिखने की परंपरा नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। इस दृष्टि से जो अभ्यास था शासन प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का, वह अंग्रेजी का था। इसलिए व्यवस्था ने असंतोष को देखते हुए यह निर्णय लिया कि द्विभाषिकता से हम अपने प्रशासनिक या कार्यालयी कार्यों के निष्पादन को आगे बढ़ाएंगे। द्विभाषिकता का अभिप्राय था कि अंग्रेजी और हिंदी, यानी अंग्रेजी में हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हिंदी, उसका हिंदी अनुवाद, यह भी हम तैयार करें और साथ में
उल्लिखित करें। एक तरह से संवैधानिक बाध्यता हो गई कि सभी कार्रवाई जो कार्यालय के परिप्रेक्ष्य में की जाती हैं, वो चाहे शब्दावली हो, प्रशासनिक प्रयुक्तियां हों जिनको रजिस्टर्स कहते हैं, पत्र प्रारूप हों, विभागों के नाम, अनुभागों के नाम, पद नाम, कार्यालयी नाम, ये सब, और यहाँ तक के रबर स्टैंप या जो लेटर हेड हैं या जो साइन बोर्ड हैं, प्रचार सामग्री है, उन सबको बाइलिंगुअल यानी द्विभाषिक बनाया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम द्विभाषिकता की राह पर चल निकले, लेकिन अंग्रेजी हम पर आच्छादित थी। आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी बनी रही और हमने मूल रूप से अंग्रेजी में सोचा, अंग्रेजी में पत्र व्यवहार के लिए उसकी संरचना तैयार की और फिर धीरे धीरे हम उसका अनुवाद करते हुए उसे अंग्रेजी के नीचे उल्लिखित करते चले गए। तो ये एक इतिहास इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि हमें आज़ादी के बाद अपने समस्त कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ी और इस देश की पूरी शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था ने अनुवाद के माध्यम से ही भारतीय जनमानस के समक्ष उस सामग्री को उपलब्ध कराया, प्रस्तुत कराया, जो अंग्रेजी के कारण या तो वो समझ नहीं पा रहे थे या एक स्वतंत्र राष्ट्र में हिंदी में उपलब्ध कराना उसकी एक अनिवार्यता बन गई थी। इस दृष्टि से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी प्रासंगिकता, जिसकी सार्थकता असंदिग्ध है, वह है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक या कार्यालयी सामग्री और उसका अनुवाद, क्योंकि प्रशासन की कार्यविधि, प्रशासन की भाषा, प्रशासन की शब्द संपदा, कार्यालयी समस्त कार्यों के निष्पादन के समस्त आयाम, उन सब में सर्वाधिक उपादेयता अनुवाद की दिखाई देती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हैं तो अनुवाद के बहुत से क्षेत्र, जैसे मास मीडिया या जनसंचार माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक क्षेत्र है। मनोरंजन का एक दूसरा क्षेत्र है। सिनेमा देखें, टेलीविज़न देखें, धारावाहिक देखें, खेल की दुनिया देखें, और इसी प्रकार विज्ञान में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में, बैंकों में, बीमा क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि क्षेत्रों में, समाज और संस्कृति के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अनुवाद की उपादेयता, अनुवाद की प्रासंगिकता असंदिग्ध है। किंतु सर्वाधिक उपादेयता हिंदी के अनुप्रयोग की दृष्टि से, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। हम केवल रटंतु विद्या से हिंदी साहित्य का अध्ययन कर लें, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ लें, आनंदित हो जाएं, उससे किसी भी स्वदेशी भाषा का विकास ये संभव नहीं है। हम साहित्य को संवेदना की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण मानते हैं, इसमें कोई संदेह न था न है, किंतु साहित्य के साथ साथ
भाषा के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करने के लिए हमें आजीविका के लक्ष्यों को साधने के लिए हमें भाषा के प्रयोजन पर विचार करना ही होता है। हम किसी भी भाषा का अध्ययन, प्रयोग, अनुप्रयोग क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो जब तक हम संवेदना की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से भाषा को महत्व देते देते उसके साथ साथ हम उसके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुप्रयोग पर बल नहीं देंगे, तब तक हम भाषा को उस तरह से संरक्षित नहीं कर सकते। भाषाएं जीवित रहती हैं, अग्रसर होती हैं, प्रोन्नत होती हैं, उनका विकास होता है उसके आधुनिकीकरण से। समय की आवश्यकता और अपेक्षा भाषा की सार्थकता को रेखांकित करती है। जैसे कंप्यूटर का आगमन हुआ, यदि हम कंप्यूटर के भय से या कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी के भय से यदि हम हथियार डाल देते, उसी को अंतिम सत्य मान लेते, तो निश्चित हम अपनी भाषा के प्रयोग को, उसकी प्रयोग धर्मिता को ज्ञान विज्ञान और तकनीक आदि क्षेत्रों में खो बैठते। हमने हिंदी भाषा को, भारतीय भाषाओं को मशीन के अनुकूल बनाया। उसका यह अनुकूलन भाषा के विकास का एक कारक बना। इस दृष्टि से मित्रों कह सकते हैं कि प्रशासनिक अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद के तमाम संदर्भ, क्षेत्र और उसके अनुप्रयोग की दिशाएं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में अनुवाद की लोक स्वीकृति, उसकी उपादेयता ये निरंतर बढ़ रही है, और ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में अनुवाद को विकास का, आधुनिकीकरण का, अद्यतन अधुनातन जानकारियों को अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन मान लिया गया है। अनुवाद ने ये सिद्ध कर दिया है कि उसके बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। इसलिए मित्रों, हम ये कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का यह युग है। सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ अगर कोई है तो वह अनुवाद है, यानी बैकबोन जिसे हम कहते हैं, वह अनुवाद है। अनुवाद के बिना हम विश्व के देशों से, विश्व की भाषाओं से वैचारिकता का आदान प्रदान, आधुनिकता का आदान प्रदान, ज्ञान विज्ञान और साहित्य में उपलब्ध वस्तु का आदान प्रदान वो नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए विश्व की समस्त भाषाओं को सीख लेना ये असंभव है। कोई भी व्यक्ति कितना ही भाषा प्रेमी हो, भाषा का गहन गंभीर अध्येता हो, वो 2, 4, 6 भाषाएं सीख सकता है, 8, 10 भी सीख सकता है, लेकिन हजारों भाषाएं जहाँ उपलब्ध हों उनको सीखना ये संभव नहीं होता। इसीलिए समय बदला, युग बदला। 21वीं शताब्दी में आते आते अनुवाद ने अपनी छवि बदली, उसकी उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता यह सिद्ध होती चली गई। अब अनुवाद 21वीं शताब्दी तक आते आते वह पाप नहीं रहा। कभी कहा जाता था ट्रांसलेशन इज ए सिन, कभी यह भी कहा जाता था ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, अनुवादक प्रवंचक होता है। कभी कहा जाता था कि ट्रांसलेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल,
असंभव से भी आगे की बात है। यानी अनुवाद जैसी कोई विधा, कोई वस्तु होती ही नहीं है, अनुवाद हो ही नहीं सकता है। ऐसे तमाम कथनों के बाद भी अनुवाद और अनुवादकों ने श्रम किया, साधना की और अनुवाद की त्रुटियों को, खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया। अर्थ का अनर्थ जब जब हुआ तो पूरी अनुवाद जाति पर, अनुवाद समुदाय पर प्रश्न चिन्ह लगे। और भी अनेक कारण हैं। अनुवाद की इस पूरी विकास यात्रा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अनुवाद और अनुवादक ने अपनी छवि को सुधारा, बेहतर किया। राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अनुवाद और अनुवादकों ने जो कर दिखाया, उसी का परिणाम है कि अनुवाद जो कभी, जिसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, उसे आज सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में देखा जा रहा है। वह लोक सेवा, लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित, विश्वहित के निमित्त अब महत्वपूर्ण बन गया है। इसलिए मित्रों, अब अनुवाद की लोक स्वीकृति बढ़ रही है, उसकी उपादेयता, लगातार विचार उस पर किया जा रहा है। अनुवाद एक बहुआयामी, बहुत से आयाम है, बहुदिशागामी सेतु बन गया है। एक ऐसा पुल जिसके ऊपर नीचे से अनेक सड़कें आवागमन के लिए उपलब्ध होती हैं, किंतु उन आवागमन के लिए उपलब्ध सड़कों में कोई अवरोधक नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती, कोई रेड लाइट नहीं होती। निर्बाध गति से या अबाध गति से हम किसी भी दिशा से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। यही अनुवाद करता है। इसलिए उसे विश्व के संवाद की भाषा, अगर पूरा विश्व परस्पर संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है, तो वो अनुवाद के माध्यम से कर सकता है। ऐसे बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु, ब्रिज या पुल के रूप में जब हम अनुवाद को देखते हैं, तो भारत की जो मूलभूत अवधारणा और स्थापना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी, इसको भारत एक कुटुंब के, एक परिवार के रूप में देखता है। यह वसुधैव कुटुंबकम बाजारवादी दृष्टि से भारत नहीं देखता। इसको तो यूरोप की, विदेशों की दृष्टि, बाजार की दृष्टि से, दोहन की दृष्टि से देखती है। भारत तो मूल रूप से संवेदना के धरातल पर एकता, संवेदना के धरातल पर समानता, इसको केंद्र में रखते हुए मानवता और मानव मात्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए वो इसे एक परिवार की तरह देखता है। सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय सूत्र को, यानी समाज और संस्कृति के जो अनेक आयाम मानव जीवन में, समाज और संस्कृति में उपलब्ध होते हैं, राष्ट्र में उपलब्ध होते हैं, उन सब में एक समन्वय का सूत्र अनुवाद बनता है। इसीलिए ये जो बहुदिशागामी और बहुआयामी सेतु है, ये समाज और संस्कृति को जोड़ने का काम करता है, विचार विनिमय और आवागमन के समस्त संकल्पों की सिद्धि का कार्य करता है। हमारे समक्ष यह भी स्पष्ट है कि संपूर्ण विश्व की परस्पर वार्ता, संवाद, वो किसी भी विषय, किसी भी अनुशासन की वार्ता हो या संवाद हो, हमें अर्थ पर बात करनी हो, अर्थशास्त्र पर, वाणिज्य पर बात करनी हो, विज्ञान पर, तकनीक पर बात करनी हो, उद्योग और प्रौद्योगिकी पर बात करनी हो, शिक्षा पर बात करनी हो, मनोरंजन पर बात करनी हो, चिकित्सा पर बात करनी हो, आदि आदि। अब अनुवाद ही एक ऐसा सशक्त साधन और उपाय है जिससे हम पूरे
विश्व की भावनाओं का, पूरे विश्व के मन की बात का सम्मान कर सकते हैं। बोधगम्यता, आत्मीयता, अपनत्व, इससे जुड़ सकते हैं। अब अनुवाद 21वीं शताब्दी तक आते आते दोयम दर्जे का कार्य नहीं रहा। पहले उसे इस दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि अनुवादक समयाभाव के कारण, धन लोलुपता के कारण, उदासीनता के कारण, क्रेडिट न मिलने की बाध्यता के कारण वो अनुवाद कार्य के साथ बहुत सहजता से, बड़ी औपचारिकता से, बड़ी रस्म अदायगी पद्धति से कार्य करता रहा। किंतु अब दोयम दर्जे का कार्य नहीं है। अब तो अनुवादक को उसके नाम का जो क्रेडिट है वो भी अनुदित रचना में, अनुदित सामग्री में दिया जाता है। इसलिए अनुवाद अब उत्कृष्ट और आदर्श होने लगे हैं, क्योंकि अनुवादक के यश और अपयश का कारण भी अनुवाद बनता है। अनुदित सामग्री को देखकर पाठक के मनोमस्तिष्क में ये बात आती है कि इसका इतना सुंदर अनुवाद किसने किया, या इतना भ्रष्ट और खराब अनुवाद किसने किया। इस दृष्टि से आधुनिक विश्व के निर्माण और राष्ट्र की उन्नति, प्रोन्नति, चौमुखी और बहुमुखी विकास, इसका सार्थक सशक्त साधन भी अनुवाद बन गया है। अनुवाद सूचना और संचार क्रांति के साथ साथ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, इनका भी मूल मंत्र अब बन गया है। भारत के संदर्भ में, विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में हम इस बात की सत्यता को देख सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रमाणित भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन जिन देशों ने प्रौद्योगिकीय दृष्टि से विकास किया है, तकनीकी दृष्टि से वो आगे बढ़े हैं, उनकी इस विकास यात्रा में मूल मंत्र अनुवाद ही बना है। अनुवाद को कभी पाप और कभी प्रवंचना जो लोग कहते थे, जिन देशों में ये बात कही गई, अब वहां भी अनुवाद को साधना सापेक्ष विधा मान लिया गया है। अब भाषा की साधना करते हुए, अनुवाद की साधना करते हुए अनुवादकों ने इस कलंक को धो डाला है कि अनुवाद पाप है या प्रवंचना है। अब तो अनुवाद उपकार है। अब तो वो अनुवाद जनहित का, राष्ट्रहित का एक कार्य क्षेत्र है। इसलिए अब तमाम साधन उपलब्ध होने के बाद भी, क्योंकि अब अनुवाद मशीन से भी होता है, कंप्यूटर से भी होता है, बहुत सारे ऐप्स हैं उनके माध्यम से भी होता है, किंतु अनुवादक की साधना की अपेक्षा, आवश्यकता वहां भी असंदिग्ध है, रहती है। अनुवादक ही उसे मानक बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है, पठनीय बनाता है, बोधगम्य बनाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अनुवाद ने और अनुवादक जाति ने अपनी छवि को बदला है। उसके प्रति जो एक नकारात्मकता थी, उसमें परिवर्तन पैदा किया है। अब हम अनुवाद को चहुमुखी, बहुमुखी, विकास की दृष्टि से, प्रगति और प्रोन्नति की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।